हाँ, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत भौतिक ज्ञान कक्षा 10 का पहला पाठ प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये पहला लेक्चर है। अब ये पूरा चैप्टर जो है एक लेक्चर में नहीं कंप्लीट होगा, इसलिए 2 या 3 वीडियो इस पर बनाने पड़ेंगे। तो पूरा मतलब लेक्चर पढ़ने के लिए तीनों वीडियो देखना बहुत जरूरी। जैसे ये पहला वीडियो है, तो इस पहले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रकाश क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, प्रकाश परावर्तन क्या होता है, प्रकाश परावर्तन के गुण क्या होते हैं, दर्पण क्या होता है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा लेक्चर या दूसरे वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तो इसीलिए मतलब ये चैप्टर टू चैप्टर बहुत आराम से सीखते हुए चलेंगे। देखो कि जैसा कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, इस प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या चीज। देखो सबसे पहली चीज ये होती है, अगर सबसे पहली चीज हमारी ये है कि प्रकाश क्या होता है, लाइट। प्रकाश क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले ये नॉर्मल हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश है क्या। तो ये सभी को पता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक, जो हमारी आंखों को संवेदित करेगी। इसकी डेफिनेशन यही है प्रकाश की, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। यहां पर एक वर्ड ये आया है संवेदित। संवेदित करने का मतलब क्या होता है? संवेदित करने का मतलब ये होता है कि हमारी आंखों को एक्साइटेड करेगी प्रकाश। अब प्रकाश एक्साइटेड कैसे करती है, ये चीज समझना है। देखो ये इसमें कह रहा है कि जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। सभी को पता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करेगी। संवेदित करने का मतलब होता है एक्साइटेड करती है। अब एक्साइटेड कैसे करेगी? जैसे मान लीजिए हम एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम लोगों को बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी आंख है, ओके, ये आंख है। इस आंख पर मान लीजिए हमने किसी वस्तु को देखा, ऐसे प्रकाश का काम बताने प्रकाश करती क्या। मान लीजिए आंख के द्वारा हम लोगों ने एक कुर्सी को देखा। अब कुर्सी को देखेंगे तो जो कुर्सी का प्रतिबिंब बनेगा ये हमारे रेटिना पर उल्टा बनेगा। प्रकाश जब रिफ्लेक्शन के पश्चात बनेगा तो ये रेटिना पर उल्टा बनेगा, और रेटिना पर जब प्रकाश ये कुर्सी का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो मांसपेशियां क्या करेंगी, मस्तिष्क पर सूचना भेजेंगी कि अरे ये तो 4 पैर इसके हैं, उल्टा है। और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा ही बताएगा सब चीजें। जैसे मान लीजिए कहेगा कि 4 पैर ऊपर है, एक तख्ता बैठने वाला है, ऐसा कुछ है सिस्टम। तो तुम्हारी आंखों के सामने तुरंत इसी मतलब मस्तिष्क के द्वारा सामने एक कुर्सी नजर आने लगेगी। एक्साइटेड कर देगा आंख को प्रकाश, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संवेदित करना। अब ये प्रतिबिंब ऐसे ही बनता है नेत्र के द्वारा हमारे आंखों पर। सबसे पहले किसी वस्तु को देखेंगे, उसका प्रतिबिंब उल्टा रेटिना पर बनेगा, और रेटिना पर मस्तिष्क पर सूचना पहुंचाएगा कि अरे ये तो कुर्सी जैसी लग रही है, अरे ये तो तख्त है, अरे ये तो स्टैंड है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। वो तुरंत मस्तिष्क के द्वारा कल्पना कर लेते हैं कि अरे ये तो ऐसी चीज है, इसलिए हमें जो उसका वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सामने दिखाई पड़ने लगता है कि ऐसी चीज होती है। तो संवेदित का मतलब आई होप समझ में आ गया। संवेदित का मतलब होता है उत्तेजित करना या एक्साइटेड करना। तो प्रकाश की डिफिनेशन क्या हो गई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाती है। दूसरी चीज, अब प्रकाश में गुण क्या क्या होते हैं। दूसरी हेडिंग जो आती है वो होती है प्रकाश के गुण या प्रकाश के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। देखो सबसे पहली चीज, अच्छा ये बताओ कि जो प्रकाश होता है क्या किसी ने ऐसे आते हुए देखा? तिरछा तो आएगा नहीं प्रकाश, ऐसे तो आता नहीं है प्रकाश। प्रकाश आता है एक सीधी रेखा में। तो इसका मतलब जो पहला पॉइंट हमारा है वो क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये सबको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अच्छा एक चीज ये बताओ कि जैसे मान लीजिए प्रकाश है, ठीक है, अब सूर्य से पृथ्वी तक आने में कुछ ना कुछ समय लेगा। तो ये लिख लेते हैं कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 22 सेकंड लगता है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, ये दोनों पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट ये होगा कि जो प्रकाश है, तो अच्छा ये बताइए कि 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है, तो कॉमन सी बात है कोई ना कोई उसकी नियत चाल होगी जिस चाल से चलता है। तो इसकी नियत चाल, या हम ऐसा कह सकते हैं प्रकाश की निर्वात या वायु में जो चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी चाल हो जाएगी।
तीसरा पॉइंट क्लियर। फिर जो चौथे पॉइंट की बात करते, अभी हम लोगों ने इसकी डिफरेंशन के अंतर्गत पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब यहां समझिए ऊर्जा कैसी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये समझते हैं कि ऊर्जा कैसी। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखो एक चीज ये भी समझ में आ गया कि प्रकाश की क्वालिटी देखो क्या क्या है। प्रकाश सबसे पहले किरण का काम तो करती है, दूसरी अब किसका काम करने लगी, तरंग का। तरंग और किरण में अंतर होता है, तो किरण का काम करने लगी। तो इसका मतलब है चौथा पॉइंट क्या हो गया, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या होता है कि प्रकाश का यूज हम लोगों ने विद्युत में भी पढ़ा है और चुंबक में भी पढ़ेंगे आगे चलकर। तो जो विद्युत में सोचते होंगे सर ये विद्युत में हम लोगों ने इसका कैसे, जैसे पैनर देखा होगा, सौर ऊर्जा जिसको हम लोग कहते हैं। तो सौर ऊर्जा में जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उससे विद्युत का उत्पादन करते हैं। और चुंबक में भी ऐसे आगे चल के जब हम लोग थोड़े ऊंचे क्लास में जाएंगे तब समझ में आएगा कि इसका हम चुंबक में यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो पांचवा पॉइंट है ये इसका क्या है। अब प्रकाश का हम गुण हम ही लोग पढ़ रहे हैं, परावर्तन का गुण। तो यहाँ पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, और प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है, और प्रकाश में विवर्तन का गुण होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। देखो सबसे पहली चीज प्रकाश में परावर्तन का गुण इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद विवर्तन क्या होता है ये इंटर में पढ़ेंगे। तो इसके गुण 5 क्लियर हो गए। तो एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं जल्दी से कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाती है। और प्रकाश के जो गुण लिखे हैं, क्या लिखा, सबसे पहला पॉइंट प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रकाश की निर्वात या वायु में नियत चाल इसलिए कहता हूं कि चाल बदलेगी नहीं, जो आएगी कंटिन्यूअस इसी चाल चलेगा। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी निर्वात में चाल होती है। और जो चौथा पॉइंट है प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है, और विवर्तन का गुण होता है। ये सारी चीजें पढ़ लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है चैप्टर का नाम जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है प्रकाश परावर्तन। प्रकाश परावर्तन है क्या, इसको समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास कोई शीशा है या दर्पण है, सिंपल मिरर इसको कहेंगे हम लोग, समतल दर्पण। ये समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण में, या समतल दर्पण की ही केवल बात नहीं करेंगे, यहां पर हम बात कर सकते हैं चाहे तो कोई पालिशदार तल हो, पालिशदार तल हो, ठीक, या चिकना तल हो, चिकना तल हो, ठीक। यहाँ पॉलिशदार और चिकने तल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि शीशा ही हो, शीशा भी हो सकता है, ठीक, टाइल्स पत्थर भी हो सकता है, और बहुत सारी जो चिकनी चीजें होती हैं जिससे रिफ्लेक्शन का गुण होता है, मतलब चिकनी चीजें होंगी उसमें रिफ्लेक्शन का गुण होगा। तो प्रकाश परावर्तन की डिफरेंशन क्या होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान समझना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, ये मान लीजिए प्रकाश की किरण है और चिकने तल पर पड़ी, तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार पुनः समझेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये डिफिनेशन है इसकी, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर पड़ती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब मान लीजिए अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं प्रकाश परावर्तन के बारे में, तो ऐसा तो है नहीं पॉलिशदार कोई तल लाएंगे या चिकना तल लाएंगे, हम सीधे सीधे दर्पण से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे इसमें। अब मान लीजिए, अब ये चित्र थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। तो मान लीजिए ये दर्पण है, एक समतल दर्पण जिसका हम नाम लेते हैं M1 और M2 है, ठीक है। ये दूसरी चीज जिस पर अभिलंब है, इसको बिंदु O मान लो, और ये मान लीजिए प्रकाश की किरण A आई और निर्गत क्या हो गई B। अब ध्यान समझिए इस चित्र के बारे में। सबसे पहले जो अगर मान लीजिए पेपर में आ जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियम लिखिए, तो पहले समझिए
प्रकाश परावर्तन की डिफिनेशन लिखेंगे कैसे? लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर पड़ती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब देखो प्रकाश के परावर्तन में जो ये किरण आई है, देखो एओ किरण दिखाई पड़े, ये जो एओ किरण है ये आई हुई किरण है, इसलिए हम इसको कहेंगे आपतित किरण। तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है, तथा जाने वाली प्रकाश की किरण, जाने वाली कह सकते हैं, निर्गत कह सकते हैं। तो ये जो निर्गत हो रही किरण, निर्गत किरण इसको कहो या इसको कहो परावर्तित किरण, निर्गत किरण कहो या इसको परावर्तित किरण कहो। और एक चीज, समतल दर्पण के मध्य बिंदु पर जो लंब पड़ा होता है इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंब। ये सारी चीजें नोट करने वाली हैं, समझने वाली हैं। फिर एक चीज देखो, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को, जो इसके मध्य ये कोण बनेगा इसको हम लोग कहेंगे आपतन कोण। इसको क्या कहेंगे? आपतन कोण, जिसको हम लोग प्रदर्शित कहाँ से करेंगे? आई से, स्मॉल आई से। इसके बाद देखो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण, और जिसको प्रदर्शित कहाँ से करेंगे? स्मॉल आर से। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। जब कोई प्रकाश की डिस्क्रिप्शन बार बार बता रहा हूं, नोट करने वाला नोट कर लीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर पड़ती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और प्रकाश के परावर्तन में आने वाली किरण को आपतित किरण तथा जाने वाली प्रकाश की किरण को निर्गत किरण या परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। और समतल दर्पण के मध्य बिंदु को अभिलंब, मध्य बिंदु खींची गई रेखा को हम लोग कहेंगे अभिलंब। अब ध्यान दीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण, और प्रदर्शित इसको कहाँ से करेंगे? स्मॉल आई से। निर्गत किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण, जिसको स्मॉल आर कहते हैं। ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो आती है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, ये प्रकाश परावर्तन के नियम केवल और केवल दो होते हैं, समझ लीजिए। देखो सबसे पहला नियम ये होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, हमेशा बराबर होंगे। मतलब कोण आई बराबर कोण आर, ये सबको समझ में आया? या नीचे ये लिख सकते हैं कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। अगली चीज यहां ध्यान से देखिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं। यह हो गया हमारा दूसरा नियम। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल या बिंदु पर स्थित होते हैं। यह दूसरा नियम है, ध्यान समझिएगा एक बार फिर से। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब और निर्गत किरण या परावर्तित किरण तीनों एक ही तल या बिंदु पर स्थित होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा नियम, प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम कहा जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग दर्पण क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि दर्पण क्या है। समझते भैया? देखो एक चीज पहले ये बता दे कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब समझ ले पहले, प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज, ठीक है। अब देखो इस प्रतिबिंब की परिभाषा समझो। देखो जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान समझिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीक होती है। मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई एक दर्पण है हमारे पास इस टाइप में, ठीक, एक बिंदु से प्रकाश की किरण चलेगी, हमने मान लीजिए एक बिंदु से चलती है। जो हमने अभी कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलती है तथा परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीक होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। अब देखो समझो, प्रतिबिंब की परिभाषा अगर लिखने का आ जाए तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु पर परावर्तन के पश्चात मिलती है या मिलती हुई प्रतीक होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं,
एक तो पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो बिल्कुल डिफिनेशन इन दोनों की एक जैसी ही, बस केवल वर्ड का डिफरेंट करना है बस। देखो कैसे, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक का मतलब वास्तव में, एक्चुअल बनेगा प्रतिबिंब। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, कल्पना की जाती, हो सकता है बनता हो, ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, कैसे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, एकदम कंफर्म में मिलेगी और मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरी बात, काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु पर परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक। यहां कल्पना की जा रही, हो सकता है मिलता हो, ठीक है। ये हो गई हमारी काल्पनिक प्रतिबिंब। अब ध्यान से समझिएंगे, इसके बाद दर्पण समझने वाली चीज है। देखो सबसे पहले दर्पण किसे कहते हैं, मिरर, इसको इंग्लिश में कहेंगे मिरर, ठीक है। अब देखो दर्पण सबसे पहले समझते हैं, दर्पण क्या होता है, मिरर क्या है। अब देखो दर्पण की डिफिनेशन बताएं। दर्पण मान लीजिए डिफिनेशन बताएंगे तो क्या बताएंगे, दर्पण सबसे पहले होते हैं दो टाइप के। पहले दर्पण समझ लें है क्या। दर्पण एक ऐसा निकाय होता है, निकाय का मतलब समझ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, सिस्टम, ठीक है। तो हम सिस्टम यहाँ हमारा क्या है, देखो कहीं कहीं देखा होगा ये, मतलब ज्यादातर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर निकाय कहीं कहीं लिख देते, तो सर निकाय क्या है। देखो निकाय, अगर हम मान लीजिए निकाय के बारे में बताएं तो इसे थोड़ा सा बता दे, निकाय होता क्या है। निकाय जिसे मान लीजिए हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ा या दर्पण में लिख दिया कि दर्पण एक ऐसा निकाय है, तो इसका मतलब निकाय का मतलब ये होता है सिस्टम। अब जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसे कहते हैं निकाय। तो अध्ययन हम किसके बारे में कर रहे हैं, दर्पण। इसीलिए सब जगह देखा होगा, मान लीजिए कहीं कहीं फिजिक्स में छोड़कर केमिस्ट्री में भी लिख दिया जाता है कि ऐसा निकाय, तो उसमें समझ जाना जिस चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसे निकाय कहा जाता है, ओके। अब देखो दर्पण के बारे में, तो दर्पण एक ऐसा निकाय होता है जिसमें पारदर्शी माध्यम, ध्यान देना, मान लीजिए एक गोला है, ठीक, कांच का गोला है हमारे पास, तो कांच का गोला जो होता है तो पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम का मतलब आर पार दिखाई पड़ेगा इधर उधर, ठीक है। तो दर्पण की डिफिनेशन बता रहे हैं कि दर्पण, और कोई गोला जरूरी नहीं, एक मान लीजिए गोला दर्पण हो गया या गोलीय दर्पण है, मतलब गोलीय कांच है, और दूसरा ले लेते हैं एक समतल कांच, ये समतल कांच है, ठीक। अब आराम से समझिए कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण ये होता है कि मान लीजिए दर्पण एक ऐसा निकाय है जिसके पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी माध्यम का मतलब जो आर पार दिखाई पड़ रहा है, इसके एक भाग को हम लोग क्या कर दें, किसी कलाई द्वारा, यहां लिख सकते हैं किसी कलाई द्वारा, ठीक, या लाल ऑक्साइड, दोनों एक चीजें, मतलब अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों से कलाई कर सकते हैं। एक तो कलाई द्वारा, दूसरा लाल ऑक्साइड द्वारा लेप लगा दें। इस पर लेप लगा देंगे तो देखो ध्यान दीजिए, अगर लेप लगा देंगे तो जो इतना भाग है, ये इतना भाग तो हमारा पारदर्शी भाग रहेगा, ओके। ये पारदर्शी भाग, इसमें कोई ना कोई डिफरेंट आएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। कुछ ना कुछ परिवर्तन का मतलब ये है कि अगर हम इधर से देखना शुरू करेंगे तो उधर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ेंगी, लेकिन इतने भाग में दिखाई पड़ेंगी। तो ये जो एक निकाय बनाए हैं हम लोग, जो एक निकाय ये बनकर तैयार हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। अब इसकी डिफिनेशन समझिए, दर्पण एक ऐसा निकाय है जिसके पारदर्शी भाग को किसी कलाई द्वारा या लाल ऑक्साइड द्वारा लेप कर दिया जाता है। लेप करने के पश्चात जब इसका हम लेप कर देंगे, लेप लगा देंगे कलाई या द्वारा, मतलब दोनों दिन, तो इस मतलब ये परावर्तन का गुण धारण कर लेता है, मतलब परावर्तन का गुण बनाने लगेगा, या अपवर्तन का गुण चालू हो जाएगा। तो ये जो गुण चालू हो जाता है, ये सिस्टम ऐसे बन जाता है, उसे हम लोग कहते हैं दर्पण। तो दर्पण की डिफिनेशन बिल्कुल लीजिए, ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई गोलीय कांच है या समतल कांच है, कोई दोनों, तो इसके एक भाग को कलाई कर देंगे, जो ये भाग कलाई वाला भाग है इसके आर पार नहीं दिखाई पड़ेगा, इसमें कोई ना कोई गुण उत्पन्न हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं दर्पण, ठीक है। तो ये जो दर्पण बना के रख दिया गया। इसके बाद दर्पण दो टाइप के होते हैं, एक तो सबसे पहला होता है समतल दर्पण,
ठीक। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब देखो समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो। बस बिल्कुल जी, इसकी क्या समझेंगे? ऐसा दर्पण, देखो ये समतल दर्पण है, ठीक है। तो परावर्तक तल का मतलब ये होता है जिधर से परावर्तन का गुण हो, ठीक है। तो परावर्तन का गुण इधर से होगा, ऊपर से इस टाइप से, मतलब इधर प्रकाश का परावर्तन एनीवेज जो भी होगा, देखो तो प्रकाश का परावर्तन इधर से होगा। तो हम ये कह सकते हैं समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। उदाहरण ये बना सकते हैं, ओके। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की बिल्कुल इजी डेफिनेशन, गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल गोलीय हो। परावर्तक तल गोलीय का मतलब देखो, या तो परावर्तक इधर से हो सकता है या तो परावर्तन इधर से हो सकता है, बस। तो इसका देखो दोनों भाग गोलीय हैं, तो ये एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। तो समतल दर्पण समझ में आ गया, गोलीय दर्पण भी समझ में आ गया होगा, आई होप। एक बार फिर से गोलीय दर्पण की डेफिनेशन बता देते हैं। वह दर्पण, गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तन तल गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, देखो जो अवतल दर्पण होता है इसकी डेफिनेशन समझेंगे। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल क्या हो? नीचे की ओर दबा हुआ हो। परावर्तक तल नीचे की ओर दबा हुआ होता है। देखो इस टाइप वाले दर्पण को हम लोग कहते हैं। मान लीजिए थोड़ा बड़ा चित्र बनाएं, जैसे मान लीजिए हम ये बता रहे हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल नीचे की ओर दबा हुआ होता है। देखो ये हमारा जो तल है ये दबा हुआ है, ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल ये दबा हुआ होता है, ओके। तो अवतल दर्पण की डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल नीचे की ओर दबा हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? बिल्कुल इसके अपोजिट, वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण। अब इसमें गोलीय दर्पण का भाग है तो साथ में लगा सकते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है। देखो ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल ये होता है हमारा उभरा हुआ, ओके। ये हो गया हमारा परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। तो गोलीय दर्पण समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं देखो, नेक्स्ट हेडिंग है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। परिभाषाएं देखो, अब एक दर्पण बनाते हैं, इसके अकॉर्डिंग समझते हैं सब चीज होती क्या है। देखो मान लीजिए एक दर्पण है, कौन सा दर्पण? कोई भी ले लीजिए, चाहे उत्तल ले लीजिए चाहे अवतल ले लीजिए, ठीक। ये दर्पण है हमारा कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कितनी कितनी चीजें होती ये चीज समझना। ये बिंदु होता है P, इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। इधर होता है हमारा F, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। इधर होता है C, जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। और ये जो दूरी होती है ये होती स्मॉल f, जिसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। और जो ये दूरी होती है यहाँ तक, इसको कहते हैं स्मॉल r, ये होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसके बाद देखो और कुछ छोड़ा तो नहीं, इतना हो गया। अब देखो यही सारी डिफिनेशन हमको पढ़ना है इसके अंतर्गत। अब एक चीज ध्यान दीजिए, और ये जो होता है एक सीधी रेखा होती है, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये इतनी डिफिनेशनें हम लोगों को पढ़नी, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 डिफिनेशनें, 6 डिफिनेशन पढ़नी है। 6 डिफिनेशन पढ़ते हैं इसके अंतर्गत,
ठीक है, अगर मान लीजिए नोट बनाते हो तो नोट साथ में चलते चलना, जो डिफिनेशन बताएं वो लिखते चलना साथ में, तो प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। देखो सबसे पहली चीज ध्रुव, जिसको इंग्लिश में पोल कहते हैं, ठीक, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। देखो ध्रुव है क्या, देखो चित्र अलग बना के समझा दे रहे हैं। देखो ये मान लीजिए दर्पण है हमारे पास, ठीक, ये सभी को समझ में आ रहा है दर्पण है, और ये भी सभी को कब पता है कि ये जो तल होता है परावर्तक तल होता है। ओके, अब परावर्तक तल के बीच में जो बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव। बन गई परिभाषा। कैसे लिखेंगे, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। एक बार फिर से बताते हैं कि दर्पण के, देखो दर्पण के परावर्तक तल इधर की ओर है, तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ध्रुव को हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। डिफिनेशन समझ में आ गई। एक बार फिर से बता देते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य अक्ष। दूसरी हेडिंग है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष की परिभाषा बिल्कुल लीजिए, देखो वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस को मिला रही नहीं मिला रही रेखा, और ध्रुव भी मिला रहा है साथ में, तो तीनों को लिख सकते हैं एक साथ। क्या लिखेंगे, लिखेंगे दर्पण की वह रेखा, ध्यान सुनो, मुख्य अक्ष की परिभाषा, दर्पण की वह रेखा जो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस तथा ध्रुव को एक साथ मिलाती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया। फिर से बताएं, देखो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको समझेंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र है क्या, देखो वक्रता केंद्र परिभाषा पहले समझाने से पहले चित्र में एक समझा दें। मान लीजिए एक गोला है, किसका गोला, कांच का गोला। अब कांच के गोले से मान लीजिए हमने कौन सा दर्पण लिया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को काट के इतना निकाल लिया गया होगा, इतना ये बाहर, ये केंद्र है गोले का, ठीक। अब देखो क्या बताएंगे वक्रता केंद्र की परिभाषा। वक्रता केंद्र की बताएंगे, किसी खोखले गोले से दर्पण जिसका भाग हो। पहले समझो, या ऐसे समझ लो, पहले मान लीजिए कोई खोखला गोला है, खोखले गोले से हम लोगों ने एक ये अवतल दर्पण काट के निकाल लिया अलग, और काट के निकाल लेंगे तो ये जो खोखले गोले का केंद्र है वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। बिल्कुल इजी परिभाषा, समझो एक बार फिर से बताएं। लिखेंगे किसी खोखले गोले से अवतल दर्पण काट के निकाल लिया गया हो, उस खोखले गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। जिस खोखले गोले से हम लोगों ने अवतल दर्पण काट के अलग निकाला है, उस खोखले गोले का केंद्र जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। इसे प्रदर्शित कहाँ से करते हैं, सी से, और इसको प्रदर्शित करते हैं पी से। अब देखो इसके बाद बिल्कुल इजी डिफिनेशन वक्रता त्रिज्या की, इसी के साथ चलेंगे। वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कैसे कि अवतल दर्पण, जैसे खोखला गोला है खोखला गोला से अवतल दर्पण काट के निकाला गया। अब उस खोखले गोले का जो ये केंद्र होता है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, वक्रता केंद्र। अब इस खोखले गोले भाई जो त्रिज्या होगी, इसे भी तो हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। एकदम इजी डिफिनेशन साथ में चलेगी इसकी। देखो कैसे किसी गोलीय दर्पण से जिससे दर्पण काट के निकाला गया हो, उस गोलीय दर्पण की त्रिज्या खोखले गोले की त्रिज्या जो होगी वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसकी डिफिनेशन वैसे केंद्र वाली जैसे बताएगी कि सेम केंद्र के स्थान पर त्रिज्या लिख देंगे, बस समझ में आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, इसको समझेंगे, ये बढ़िया डिफिनेशन है। देखो मुख्य फोकस क्या होती है मुख्य फोकस ये होती है, जिसे मान लीजिए एक दर्पण है हमारे पास, कौन सा, अवतल। इस अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष पर एक बिंदु उपस्थित है और यह है वक्रता केंद्र, ठीक है। क्या लिखेंगे कि सबसे मस्त डिफिनेशन इसकी है मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस की डिफिनेशन समझेंगे कैसे, लिखेंगे कि सबसे पहले ये लिख देंगे कि जो मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ये प्रकाश की किरण आ रही मुख्य अक्ष के समांतर,
सबसे पहले समझ ले, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। तो इसकी परिभाषा सुनो, परिभाषा यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीक होगी उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। परिभाषा समझ में आई? फिर से बता दें, इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि इसकी परिभाषा देखो, मुख्य फोकस किसे कहेंगे, दर्पण से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही समांतर, समांतर आने के पश्चात ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है या काटती हुई प्रतीक होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। ओके, तो परिभाषा इसकी लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीक होती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करा जाता है, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित कर देंगे। इसके बाद देखो, ये फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसे नेक्स्ट हेडिंग है हमारी छठी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बिल्कुल इजी डिफिनेशन है, क्या बताया कि मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है, ये स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर देंगे। इसके बाद एक चीज और बता दें, कुछ नई चीजें बता दें इसमें, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर रखी है, कोई वस्तु, ठीक, तो वस्तु की दूरी और ध्रुव की दूरी, ये वस्तु है हमारी, ठीक, अलग बनाए चित्र में। देखो जैसे मान लीजिए ये हमारा दर्पण है कोई, इस दर्पण में कोई वस्तु यहां पर रखी है और ये ध्रुव, हमेशा दूरियां जो है तुम्हारी ध्रुव से ही नापी जाएंगी, समस्त दूरियां ध्रुव से नापना है। ये हमारी कोई वस्तु O है, अब ये दर्पण से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, वस्तु की दूरी को हम लोग दर्पण की दूरी से जब नापेंगे तो इसे हम लोग प्रदर्शित कैसे करेंगे, U से। अब मान लीजिए सपोज दैट इसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा होता, यहां पर बन रहा होता नीचे की ओर, ठीक, तो प्रतिबिंब I मान लेते हैं होगा, तो ये जो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी होती है इसको हम लोग क्या करेंगे, V से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? ध्यान देना ये चीज कि जो दर्पण का ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी होती है इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं U से, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं V से। एक चीज और, ये नई चीजें लिख दें, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं, नहीं भूल जाओगे फिर बाद में। देखो जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी जो होती है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं U से, ठीक है, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, वस्तु को ही बिंब कहते हैं, याद रखना, वस्तु को चाहे बिंब कहो, ठीक, और चाहे वस्तु को हो, वस्तु की दूरी जो होती है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं V से। ओके, और एक चीज ध्यान रखना, जो वस्तु की लंबाई होती है, वस्तु की लंबाई होती है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं O से, ठीक, और जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं I से। ओके, ये हो गया हमारा इतना, ये पहला लेक्चर है, इस पहले लेक्चर में इतना काफ़ी है आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगली चीज़ें जो क्या होती हैं। ओके, और सबसे पहली चीज़, ये चीज़ तो मैं बहुत ज़रूरी चीज़ बता दें, ज़रूरी चीज़ ये है कि जो हम लोग पढ़ेंगे कल वाले वीडियो में वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्मॉल V और U में संबंध, V U एंड U में संबंध, ये सारी चीज़ें पढ़ना, ये बोर्ड परीक्षा के इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, ठीक। ये संबंध तीनों से रिलेटेड हम लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड सवाल कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर का आता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।